हाय स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं टेंसेस और सबसे पहला टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, उसका एक्टिव और पैसिव दोनों पार्ट हम करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, इसकी उर्दू में पहचान जो उर्दू के जुमले होते हैं उनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीरो, तेगो वगैरह होता है। इसका जो एक्टिवाइज पार्ट है, एक्टिवाइज जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा जुमला, एक्टिवाइज ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, इसे उर्दू में फ़िल मारूफ कहा जाता है। ये जुमला अपना सब्जेक्ट रखता है। मिसाल के तौर पर हम कहें ही राइट्स अ लेटर। अब इस जुमले में ही एक सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ यहाँ। जो कोई काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? राइट्स, ही राइट्स। तो ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है उसे कहते हैं एक्टिवाइज। तो हम इसकी डिटेल इंशाल्लाह टेंसेस के बाद करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिवाइज किसे कहते हैं। हम आते हैं अपने टेंस की तरफ दोबारा। इसका एक्टिवाइज पार्ट जो ऐसे जुमले, ऐसे तमाम जुमले जिनमें सब्जेक्ट मौजूद होता है उनके लिए क्या करते हैं, फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और कोई हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट टेंस में, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं और इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब मिसाल के तौर पर, अब मैं अभी लिखता हूं तो मैं ये कहूं कि मैं लिखता हूं। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमने सिंपल विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज क्या करना है जी? आई, मैं लिखता हूं, आई राइट, आई राइट, मैं लिखता हूं। अब ये जो मैं है इसको भी साथ साथ सीखते जाते हैं कि मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है जिसे उर्दू में हम कहेंगे मुतकल्लिम, कलाम करने वाला, बात करने वाला। जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। तो फर्स्ट पर्सन के लिए भी हमने बिल्कुल सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल किया है। इसी तरह हम एक और जुमला लेते हैं, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। इसको साफ कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तुम खेलते हो, तुम जो है, जैसे ये मैं मुतकल्लिम है तो इस तरह तुम जो है ये मुखातिब है जिससे हम खिताब करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इन दोनों के लिए हम सिंपली वर्ब को सिंपल हालत में यूज करेंगे। जैसे यू प्ले, यू प्ले। लेकिन एक थोड़ा सा इस गौर करने वाला एक जो थर्ड पॉइंट है हमारा, नंबर 3, अब ये साफ कर देते हैं ताकि जगह बन जाए। नंबर 3, अब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जिसे हम कहते हैं वाहिद इसम,
वाहिद इसम यानी एक नाम, कोई भी नाम हो सकता है। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज का नाम होता है। और ये सिंगुलर नाउन, अगर एक नाम हो तो, और सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं वाहिद, इसमें ज़मीर, वाहिद इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर क्या होते हैं? वो तमाम अल्फाज जो हम असल नाउन के बजाय इस्तेमाल करते हैं ताकि नाउन की रिपीटेशन से बचा जा सके, बार बार नाउन की तकरार ना हो। तो उससे बचने के लिए जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कहा जाता है। इसमें सिंगुलर नाउन अगर एक नाम हो, मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि कोई भी नाम ले लेते हैं, अली खत लिखता है। अब इस जुमले में एक नाउन का इस्तेमाल हमने किया है, अली। अली इसमें है सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या करेंगे जी, जब जुमले में सिंगुलर नाउन हो तो हमने क्या करना है, ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। अब सिंगुलर नाउन और सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जैसे नाउन की मिसाल दिए आपको, अभी हम इसकी इंग्लिश में लिखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा। तो वो होगा जी, वो खत लिखता है। अब ये जो वो है, ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन और सिंगुलर है। कैसे पता चला सिंगुलर है? ने बताया कि ये सिंगुलर है, एक है। अब ऐसे जुमले अगर आ जाएं, सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, तो हमने क्या करना है, वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। कैसे? जैसे अली खत लिखता है तो हम कहेंगे अली writes a letter. अली writes a letter. अब write जो इसकी बेस फॉर्म है, उसके साथ हमने s का इजाफा किया है। और s का इजाफा इसलिए किया कि अली एक सिंगुलर नाउन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में ये कानून है कि हमने सिंगुलर नाउन वाले सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। अब हम ई एस कहाँ लगाएंगे? यहाँ जैसे हमने एस लगाया है, तो पहले मैं आपको ये इसका बता दूं, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का। फिर मैं आपको ई एस का बताता हूँ कि ई एस कहाँ, किन वर्ब के साथ हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वो खत लिखता है, इसके लिए हम कहेंगे he writes a letter. he writes a letter. he जो है ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा करके राइट को राइट्स में कन्वर्ट किया है। और वो खत लिखता है कि इंग्लिश जो है वो he writes a letter, वो खत लिखता है। अब थोड़ा सा नोट कर लें कि ES हम किन वर्ब के साथ लगाते हैं। ES हमेशा उन वर्ब के साथ होता है जिनका आखिरी लफ्ज होगा O, SH, CH, X
वी और एस, ये वो अल्फाज हैं जो आखिरी लफ्ज होगा तो हमने इनके साथ लगा देना है ई एस वर्ब के साथ। मतलब अगर गो होगा तो हम वहां लगा देंगे गो, जी ओ ई एस का इजाफा कर देंगे। यहां तक अब समझ आ गया कि एक्टिव वॉइस में पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वर्ब की, और कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल हमने कहीं भी नहीं किया। दूसरी चीज ये है कि सिंगुलर नाउन के साथ जिस जुमले में सिंगुलर नाउन होगा वहां हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। ई एस वहां लगाएंगे जिनके आखिरी लफ्ज ये होंगे, इनमें से कोई भी होगा तो वहां ई एस लगाना है, वर्ब के साथ एस लगाना है। इसी तरह जब सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो फिर भी हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास प्लूरल नाउन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास प्लूरल नाउन आ जाते हैं तो उस सूरत में हम क्या करेंगे जी। अगर प्लूरल नाउन आ जाए, मसलन हमने ये कहा था कि अली खत लिखता है, एक नाम। अब अगर हमारे पास आ जाए अली और असलम दौड़ते हैं, अली और असलम दौड़ते हैं, तो अब हमारे पास आ गए हैं दो नाम। अब ये प्लूरल है, दो नाम हैं, तो वो वाली शर्त हमारी खत्म हो जाएगी कि जिसमें हमने कहा कि अगर सिंगुलर नाउन हो तो फिर वर्ब के साथ हमने ई एस क्या से लगाना है। अब हम ई एस या एस को नहीं लगाएंगे, सिंपल हालत में लिखेंगे क्या, अली एंड असलम रन। अगर ये एक होता सिर्फ अली तो हम कहते अली रन्स, सिर्फ असलम होता तो हम कहते असलम रन्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो नाम हैं प्लूरल नाउन्स, दैट्स व्हाई वी विल से अली एंड असलम रन, नॉट रन्स। अब ये बात क्लियर हो गई। दूसरी सूरत, अगर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउंस हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर प्लूरल हो, जैसे हम ये कहें कि वो खेलते हैं, तो पता चला कि ये जो वो हैं ये एक नहीं बल्कि दो या दो से ज्यादा हैं, क्योंकि हैं खेलते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, फिर हमारा कानून जो है वो इस पे लागू नहीं होगा जो एस के ई एस वाला वर्ब के साथ लगाना था। अब ये होगा दे प्ले, वो खेलते हैं। अब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन और प्लूरल नाउन और प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हैं उनका हमें समझ आ गया है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए थोड़ा ये बोर्ड साफ करके हम जगह बना लेते हैं ताकि हम नेगेटिव पार्ट को सीख सकें। नेगेटिव में क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट, ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस का। नंबर 4 नेगेटिव यानी नफी के सेंटेंसेस, मतलब ना करना, इनकार करना, नेगेट करना। तो इसमें क्या होता है जी, हम फाइल
यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान फेल, जिसे क्या कहते हैं, वर्ब, किसी काम का करना या होना। हम क्या कहते हैं, फाइल और फेल, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान does not या do not का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान does not या do not का इस्तेमाल करते हैं। अब does not का इस्तेमाल वही इसका कानून है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हमने does not का इस्तेमाल करना है और बाकी सब के साथ do not का इस्तेमाल करना है। मतलब हम अगर ये कहें कि मैं लिखता नहीं हूं, मैं लिखता नहीं हूं, तो हम क्या कहेंगे, मैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मैं जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे जी, आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट। तुम खेलते नहीं हो, तुम खेलते नहीं हो, यू डू नॉट प्ले। हमने क्यों डू नॉट का इस्तेमाल किया, इसलिए कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और प्लूरल प्रोनाउंस और प्लूरल नाउन्स उनके साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब डज नॉट का इस्तेमाल कहां करेंगे, डज नॉट का इस्तेमाल डज नॉट के इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं कि डज नॉट या डू नॉट। अब क्या होगा कि अब हम एक लेते हैं, अली खेलता नहीं है, अली खेलता नहीं है। अब हमारे पास आ गया है एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। अब इसके साथ हमने लगाना है कि क्या, अली डू नॉट, अली डज नॉट, अली डज नॉट प्ले, अली डज नॉट प्ले। इसलिए डज नॉट का इस्तेमाल किया क्योंकि अली एक सिंगुलर नाउन है। इसी तरह अगर हमारे पास दो नाउन हो जाएं, अली, अली और असलम खेलते नहीं हैं। अब ये शर्त खत्म हो गई है, अब हम डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे अली एंड असलम डू नॉट प्ले। क्यों डू नॉट का इस्तेमाल किया है, इसलिए कि अब हमारे पास प्लूरल नाउन, दो नाउन है, अली और असलम, अली एंड असलम, तो इसलिए हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया है। नेगेटिव पार्ट ये समझ आ गई होगी आप लोगों को, इसको हम साफ कर देते हैं ताकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीख सकें। नंबर 5 होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस पार्ट,
और हम कर रहे हैं, आप करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनका हम जवाब सिर्फ ना या हाँ में देते हैं, तो उनके लिए नंबर 5 इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, डू या डस को शुरू में लिखते हैं। डू या डस को शुरू में लिखते हैं। अब ये वो इंट्रोगेटिव हैं जिनमें हमने हाँ या ना में आंसर, जैसे क्या आप दौड़ते हो, इसका जवाब कोई हाँ या ना इसमें देगा, इसका रीजन बयान नहीं करना, वजह नहीं बतानी। तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे क्या वो खत लिखता है, क्या वो खत लिखता है। अब एक तो हमें ये पता चल गया कि ये वो जो है ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो हमने यहां डज का इस्तेमाल करना है। डज ही राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब एक और सवाल पैदा होता है कि हमने पीछे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उनमें हमने सीखा था कि अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो हमने वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, तो यहां हमने नहीं लगाया। इसकी वजह यह है कि हमने डज का इस्तेमाल, वो ईएस किया गया, डज का इस्तेमाल कर लिया है। अब यहां वर्ब के साथ हमने एस का इस्तेमाल नहीं करना। तो डज ही राइट अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर सिंगुलर नाउन हो, क्या अली दौड़ता है, क्या अली दौड़ता है, तो हम क्या कहेंगे, डज अली रन। हमने फिर यहां इसके साथ वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि हम फिक्र में डज को ले आए हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसलिए डज अली रन, रन्स नहीं रन, डज एस ये आ गया। अब अगर ये प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन हो, तो फिर उस सूरत में हम डू की बजाय डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल नाउन हो, अगर एक से ज्यादा नाम हो, एक से ज्यादा नाम हो, तो भी हम डू का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव पार्ट समझ आ गया होगा। चलिए एक मिसाल दे देते हैं कि किस तरह से डू का इस्तेमाल हम कब करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जब प्लूरल प्रोनाउन हो तो हम कहेंगे क्या वो कॉलेज जाते हैं। अब इस सेंटेंस से हैं ने हमें बताया कि ये दो या दो से ज्यादा लोग हैं जिनके बारे में बात हो रही है, तो हम कहेंगे डू दे गो टू कॉलेज। इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया है कि ये प्लूरल प्रोनाउंस हैं, दो से ज्यादा हैं, जमा हो गए हैं। अगर हम कहें क्या अली और असलम दौड़ते हैं, क्या अली और असलम दौड़ते हैं, तो हम क्या कहेंगे जी,
डू। क्यों डू का इस्तेमाल करेंगे? इसलिए कि हमारे पास दो नाउन आ गए हैं, प्लूरल्स हैं ये। अब प्लूरल में क्या, डू, अली एंड असलम रन। अब ये हमारा पार्ट हो गया इसका नंबर 5, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक वो जिसमें हमने कोई वजह नहीं बयान करनी होती, सिर्फ नो और यस में आंसर करना होता है। उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू या डज को शुरू में लिख देते हैं। अब जो अगला पार्ट है हमारा कि इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट, जो दूसरे रीजनिंग वाले होते हैं, जिसमें कोई सवालिया लफ्ज अगर आ जाए तो फिर हम वो किस तरह से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 6, नंबर 6 अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज हो तो उसे सबसे पहले लिखते हैं। अब सवालिया लफ्ज जो होते हैं वो जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे, ये वो सवालिया अल्फाज हैं जिनका जवाब हम ना या हाँ में नहीं देते, बल्कि इसकी कोई वजह बयान करते हैं। तो जिस फिक्रे में ये सवालिया लफ्ज आ जाए कोई, तो उसको सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे पहले उस लफ्ज को ट्रांसलेट किया जाता है। अब हम मिसालें कुछ करते हैं ताकि ज्यादा बात क्लियर हो जाए कि किस तरह सवालिया जुमले बनाए जाते हैं। जैसे हम कहें वो कहां जाता है, वो कहां जाता है, इसमें आ गया सवालिया लफ्ज कहां। तो जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं कि अगर ये क्या वो जाता है तो हम डस ही गो ये इस्तेमाल करना था, लेकिन यहां आ गया हमारे पास सवालिया लफ्ज। तो हम कहेंगे सबसे पहले कहां भी लिखेंगे वेयर डस ही गो, वो कहां जाता है। इसी तरह अगर प्लूरल आ जाते हैं, वो कहां जाते हैं, तो कहेंगे वेयर डू दे गो, वो कहां जाते हैं, क्योंकि प्लूरल होते हैं। अगर हम ये कहें कि अली क्यों रोता है, अली क्यों रोता है, तो ये पहले तो ये हमें पता, सबसे पहली चीज ये देखनी होती है कि नाउन या प्रोनाउन जो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं वो सिंगुलर हैं प्लूरल हैं। प्रोनाउन है तो क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमें इस फिक्रे में अली एक नाम है, सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या लिखेंगे जी, अली क्यों रोता है। वाई सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई डज अली वीप, वाई डज अली वीप, अली क्यों रोता है। अगर ये दो हो, अली और असलम क्यों रोते हैं, तो हम कहेंगे वाई डू अली एंड असलम वीप। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस पार्ट है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके पैसिव वॉइस पार्ट की तरफ
जाते हैं, ये साफ कर देते हैं ताकि पैसिव वॉइस हम कर सकें। पैसिव वॉइस ऐसे जुमले होते हैं कि ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। पैसिव वॉइस वो जुमला होता है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। अच्छा, ये ऊपर से साफ नहीं करना था, चलिए दोबारा लिख देते हैं। पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। जैसे अभी हम मिसाल लेते हैं कोई, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये पहचान तो खैर वही रहती है, ती हो, ते हो, ये पहचान उस तरह। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस जिसे हम उर्दू में कहते हैं फेले मजहूल। फेले मजहूल ऐसा जुमला जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। अच्छा, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और अब यही प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसके एक्टिव वॉइस में हमने कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके जब पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होंगे तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और इज, एम या आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फेल जिसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि मुझे बुलाया जाता है, मुझे बुलाया जाता है। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे मुझे बुलाया यानी हमारा जो जुमला है वो ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ, जिस पर काम हुआ, इस मुझे पर काम हुआ है। यहाँ पर फाइल मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सब्जेक्ट इज अननोन इन दिस सेंटेंस। हम क्या करेंगे, इस इंग्लिश कैसे करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आई एम, जैसे इज मार में से एक हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया आई एम कॉल्ड। हम कॉल की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आई एम कॉल्ड। तुम्हें पढ़ाया जाता है। अब यहां भी गौर करें तो पता चलता है कि तुम्हें पढ़ाया जाता है, यानी ये ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है जुमला, और वी डोंट नो अबाउट द पर्सन हु इज टीचिंग। हमें फाइल का पता नहीं है, उस कौन पढ़ाता है इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हु टीच, कौन पढ़ाता है, वी डोंट नो। तो इसलिए ये पैसिव वॉइस है। अब इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ऐसे तमाम जुमले जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता वो पैसिव होते हैं। अब क्या कहेंगे, यू और टॉट, यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, उसे सजा दी जाती है, उसे सजा दी जाती है। अब अगेन इन दिस सेंटेंस we can't find the subject, the person who is punishing someone. No, there is no subject in this sentence. That's why it's called passive voice sentence, and we will translate it. He is punished.
ही इज पनिश्ड। एक एक्स्ट्रा चीज है कि हमने ही का इस्तेमाल क्यों किया, और शी का इस्तेमाल भी कर सकते थे। तो ये इंशाल्लाह हमारा ये इंग्लिश का जो लेसन हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह ये सीरीज चलती रहेगी। हम सबसे पहले टेंसेज, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, और उसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशंस, और इंशाल्लाह राइटिंग स्किल्स सारी की सारी आपको सिखाई जाएंगी। तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के साथ कि हमने ये जो उससे था इस टाइप के सेंटेंस में हमने ये मैस्कुलिन जेंडर क्यों इस्तेमाल किया है। तो इसकी थोड़ा सा बता दूं वजह कि ये जो उससे है, इससे पहले इसके बारे में कोई जुमला मौजूद नहीं है, कोई जिक्र मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत जहां ऐसा जुमला आ जाए इस टाइप का, जहां जेंडर जो है वो अननोन हो, उसके बारे में पहले कोई जिक्र ना हो, तो वहां हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया जाता है। इसलिए हमने कहा ही इज पनिश्ड। तो उसके बाद इसके आते हैं जी नंबर 3 पे, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। तो नफी के जुमलों में हम क्या करते हैं, हम इस, एम या और इनमें से कोई भी अगर इस्तेमाल होता है, और फेल के दरमियान, फेल वर्ब के दरमियान नॉट लगाते हैं। रिमेंबर वी will not use do not or does not in passive voice sentences, स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज है। तो नॉट लगाते हैं। अच्छा, मतलब कैसे, जैसे ये जुमला है, मुझे बुलाया नहीं जाता है, मुझे बुलाया नहीं जाता है। तो क्या कहेंगे हम, आई एम नॉट कॉल्ड। इसी तरह कोई भी जो पैसिव वॉइस का जुमला होगा, हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नॉट लगाना है। तुम्हें नहीं पढ़ाया जाता है, यू आर नॉट टॉट, उसे सजा नहीं दी जाती है, ही इज नॉट पनिश्ड। नाउ अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, सवालिया जुमले। ये मैंने अभी आपको बताया था कि सवालिया जुमले जो हैं वो दो तरह के होते हैं मेन टाइप्स की, या तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं, या फिर रीजनिंग वाले जिसमें रीजन देना होता है, वजह बतानी होती है। WH फैमिली से कोई वर्ड वहां पे हमने इस्तेमाल करना होता है, क्वेश्चन वर्ड। तो इंट्रोगेटिव ये सादा सवालिया जुमले, सादा सवालिया जुमलों में क्या करते हैं जी, सादा सवालिया जुमलों में, सादा सवालिया जुमलों में ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किए हैं, इस, एम या आर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा को शुरू में लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या मुझे बुलाया जाता है, एम आई कॉल्ड, एम आई कॉल्ड, क्या मुझे बुलाया जाता है। ये ऊपर से अब थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसका लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। अगर फिक्रे में कोई सवालिया लफ्ज आ जाता है, नंबर 5, अगर फिक्रे में
कोई सवालिया लफ्ज हो तो उसे शुरू में, सबसे पहले शुरू में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे क्यों बुलाया जाता है, मुझे क्यों बुलाया जाता है। अब सबसे पहले हम इस क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई। क्यों की इंग्लिश होगी वाई। उसके बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाई एम आई कॉल्ड। इसी तरह बाकी सारे सेंटेंस जो हैं वो हम बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हम ले सकते हैं, उसे कैसे सजा दी जाती है, हाउ इज ही पनिश्ड। तो बाकी सारे सेंटेंसेस इसी तरह हम बनाएंगे। उम्मीद है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई अपनी मतलूबा मालूमात मिली है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।